हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड और जो मेथड आज हम यूज करेंगे, फर्स्ट मेथड है हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स। हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स। एल्केन का जब हम हैलोजिनेशन करते हैं, हैलोजिनेशन में हमारे पास क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन एंड फ्लोरीनेशन, ये 4 प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती हैं। लेकिन हमने लास्ट क्लासेस में भी डिस्कस किया था कि फ्लोरीनेशन का यूज हम लोग नहीं करते हैं। डायरेक्ट फ्लोरीन से हम हैलोजिनेशन रिएक्शन नहीं कराते हैं, यानी फ्लोरीनेशन रिएक्शन डायरेक्टली फ्लोरीन के साथ नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन की जो रिएक्टिविटी है वो एक्सप्लोसिव नेचर की होती है। तो उसके लिए एक दूसरा मेथड यूज करेंगे, जिसको इसी क्लास में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल अभी हम जो हैलोजिनेशन जो हमने लिखा है, इसमें हम ब्रोमीन का यूज करेंगे और ब्रोमीन के साथ साथ हम क्लोरीन का भी यूज करेंगे। तो हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन हम स्टार्ट करते हैं। एक सिंपलेस्ट एल्केन ले लेते हैं विच इज CH4, दैट इज मीथेन। और जब मीथेन का रिएक्शन हम क्लोरीन से करवाते हैं या फिर ब्रोमीन से करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के लिए हम लोग HNu सिंबल का यूज करते हैं। ठीक, HNu सिंबल का मतलब सनलाइट इज प्रेजेंट। अगर सनलाइट नहीं है हमारे पास तो हम उसको हीट भी प्रोवाइड करके सेम रिएक्शन करवा सकते हैं। तो फिलहाल हम लोगों ने यहाँ पे सनलाइट लिया हुआ है। तो होता यह है कि इस मीथेन का हाइड्रोजन क्लोरीन से सब्स्टिट्यूट होने लगता है, यानी कि यहां से हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होगा और उसकी जगह पर क्लोरीन आ जाएगा। तो सब्स्टिट्यूशन, अगर ये हमारे पास क्लोरीन और मीथेन एक्सेस अमाउंट में हमारे पास अगर प्रेजेंट है, मतलब इसकी कोई अगर हमारे पास कमी ना हो, तो रिएक्शन एक स्टेप में नहीं रुकती है। पहले ये CH4, यहां से एक हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, बन जाएगा CH3 और कार्बन के साथ एक क्लोरीन जुड़ जाएगा। फिर एक क्लोरीन यहां बच गया और यहां से निकला था हाइड्रोजन, वो दोनों मिलकर के क्या बना लेते हैं? HCl बना लेते हैं। ठीक है। इसके बाद ये जो मेथाइल क्लोराइड बना हुआ है, ये अगेन सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरीन से फिर से रिएक्शन करता है और यहां से एक हाइड्रोजन फिर डिस्प्लेस होगा, ये बना लेगा CH2 Cl2 प्लस HCl। फिर ये जो कि डाइक्लोरोमीथेन है, ये फिर से रिएक्शन करेगा CH2 Cl2, ये अगेन क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा सनलाइट के प्रेजेंस में। यहाँ पे सनलाइट सिंबल बना देते हैं HNu का। फिर से रिएक्शन करेगा तो यहां से एक हाइड्रोजन फिर सब्स्टिट्यूट होगा, ये बना लेगा CHCl3 प्लस HCl। दिस इज क्लोरोफॉर्म, बहुत फेमस कंपाउंड है, आप सबको मालूम होगा। इसको हम क्लोरोफॉर्म बोलते हैं या फिर ट्राइक्लोरोमीथेन भी कहा जाता है इसको। और फिर ये ट्राइक्लोरोमीथेन जो है CHCl3 फिर से क्लोरीन से रिएक्शन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और ये फिर बना लेगा CCl4, यानी कि कार्बन टेट्रा क्लोराइड बना लेगा प्लस HCl। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक फायर एक्सटिंगाइजर की तरह यूज किया जाता है और मार्केट में पायरीन के नाम से ये बिकता है, पायरीन। ठीक है। और यूज क्या है इसका? यूज्ड एज अ फायर एक्सटिंगाइजर, यूज्ड एज अ फायर एक्सटिंगाइजर, एक्सटिंगाइजर यानी कि आग बुझाने के काम आता है ये, क्योंकि ये ऑक्सीजन से बहुत ज्यादा भारी होता है। भारी होने के कारण
ये पूरा का पूरा स्पेस जब ऑक्यूपाई कर लेता है किसी भी रूम का, तो ऑक्सीजन उस रूम से बाहर निकल जाती है, और चूंकि जलने के लिए, बर्निंग होने के लिए ऑक्सीजन सबसे जरूरी कंपोनेंट होता है, तो ऑक्सीजन मिल नहीं पाती और आग बुझ जाती है। तो ये इस तरह से ये रिएक्शन होती है। रिएक्शन देखो 1 2 3 4 स्टेप में कंप्लीट होती है, और 1 बाई 1 मीथेन का जो हाइड्रोजन है वो क्लोरीन से डिस्प्लेस होता जाता है, और एक मिक्सचर ऑफ कंपाउंड हमको मिलने लगता है। इसलिए ये मेथड लेबोरेटरी प्रिपरेशन के लिए यूज नहीं किया जाता है। क्यों नहीं यूज किया जाता है? क्योंकि ये जो कंपाउंड्स बने हैं, क्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन, इन सब कंपाउंड्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, बहुत क्लोज होता है, तो इनको सेपरेट करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेबोरेटरी में हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते, तो हम लिखेंगे दिस इज नॉट अ गुड मेथड, नॉट अ गुड मेथड, गुड लेबोरेटरी मेथड लिख सकते हैं हम, लेबोरेटरी मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, laboratory method for the preparation of, for the preparation of alkyl halide, alkyl halide। ये एक अच्छा लेबोरेटरी मेथड नहीं है एल्काइल हैलाइड को बनाने का। क्यों नहीं है? तो आगे हम रीजन लिख सकते हैं, because we get a mixture of haloalkanes, which have boiling points very close to each other, very close to each other। चूंकि इनका बॉइलिंग पॉइंट एक दूसरे के बहुत क्लोज होता है, तो इनको सेपरेट करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। लेकिन इस मेथड का यूज हम लोग करते हैं इंडस्ट्रियल लेवल पर एल्काइल हैलाइड को बनाने के लिए, जहां पर एक लॉन्ग फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का यूज करके हम लोग डिस्टिलेशन प्रोसेस का यूज करते हैं, जहां पर इनको आसानी से हम सेपरेट कर सकते हैं। सो इट इज a good method or a good industrial method, it is a good industrial method, good industrial method for preparation of alkyl halide। इंडस्ट्रियली हम इस मेथड का यूज कर सकते हैं एल्काइल हैलाइड बनाने के लिए। ध्यान रहे, एल्काइल हैलाइड हम लोग कौन सा बनाते हैं? एल्काइल हैलाइड वो बनाते हैं जिसमें क्लोरीन या फिर ब्रोमीन इंक्लूड रहता है। आयोडीन का जो केस है और फ्लोरीन का केस है, उसको इसी लेक्चर में हम अभी थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। तो आई होप इतना पोर्शन सबको समझ में आ गया होगा। अभी हमने केवल एक सिंगल एग्जांपल लिया है जिसमें हमने मीथेन का यूज किया है, ठीक है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज और यहाँ पे हम बता दें कि ये जो रिएक्शन होता है ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है। रिएक्शन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है, और यहाँ पे हो क्या रहा है? सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। किसका हो रहा है? सब्स्टिट्यूशन हो रहा है हाइड्रोजन का। किसके द्वारा हो रहा है? बाय द हैलाइड। हैलाइड में भी कौन? क्लोरीन और ब्रोमीन। तो हम लिख सकते हैं
कि इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये एक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल भी है। ठीक, तो मीथेन के बाद अभी हम केस डिस्कस करेंगे इथेन, और जो हायर एल्केन होते हैं उनका किस तरह से सब्स्टिट्यूशन होता है वो हम अभी डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं कैसे हायर एल्केन का हैलोजिनेशन होता है। तो नेक्स्ट एग्जांपल हम ले रहे हैं प्रोपेन का, CH3 CH2 CH3, और रिएक्शन हम करवा रहे हैं क्लोरीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, HNu। अब देखो यहां पे हमारे पास कितने टाइप के हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं। देखो ये जो हाइड्रोजन है ये इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक, इसको हम बोलते हैं 1 डिग्री हाइड्रोजन, क्योंकि ये 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है इसलिए इसको 1 डिग्री हाइड्रोजन बोलेंगे। यहां जो हाइड्रोजन है ये जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन 2 कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, इसलिए ये 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है, इसलिए इसको हम 2 डिग्री हाइड्रोजन कहते हैं। और ये वाला भी हमारे पास 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन यहाँ प्रेजेंट है। तो बेसिकली यहाँ 2 टाइप के हाइड्रोजन हमें दिख रहे हैं। एक हाइड्रोजन वो है जो 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा है, और दूसरा हाइड्रोजन वो है जो कि 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो जब क्लोरीनेशन होगा तो यहाँ दोनों पॉसिबिलिटी हैं कि हाइड्रोजन यहां से भी निकल सकता है और हाइड्रोजन यहां से भी निकल सकता है। ठीक है, तो एक मिक्सचर ऑफ कंपाउंड बनेगा अगर मैं केवल मोनोक्लोरीनेशन करवाऊं। मोनोक्लोरीनेशन का मतलब सिर्फ सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन केवल एक बार ही अगर मैं करवाऊं तो भी हमें ऑल द पॉसिबल आइसोमर्स मिलेंगे। और वो आइसोमर्स हमें कौन कौन से मिलेंगे वो देखते हैं। पहले यहां से अगर हम एक हाइड्रोजन को हटाएं, मोनोक्लोरीनेशन करवा रहा हूं मैं। मोनोक्लोरीनेशन का मतलब सिर्फ एक बार ही मैं हाइड्रोजन को यहां से रिप्लेस करूंगा। अच्छा, अगर एक ही बार मोनोक्लोरीनेशन करवाना है तो ये क्लोरीन हमारे पास एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। ये एक लिमिटिंग रिएजेंट की तरह इसको हम यूज करेंगे। लिमिटिंग रिएजेंट वो होता है रिएक्शन में जो सबसे पहले कंज्यूम हो जाए, यानी एक सर्टेन अमाउंट ही हमें क्लोरीन की लेनी है, ये एक्सेस अमाउंट में नहीं है, जिससे कि हम रिएक्शन को क्या कर सकें, लिमिट में करवा सके, सिर्फ मोनोक्लोरीनेशन करवा सके, यानी एक स्टेप में ही रिएक्शन को हम क्या कर सके, स्टॉप कर सके। उसके लिए जरूरी है कि क्लोरीन को हमें लिमिटेड अमाउंट में लेना होता है। तो ये एक लिमिटिंग रिएजेंट की तरह इसको हम यहाँ पे यूज करेंगे। दिस इज अ लिमिटिंग रिएजेंट कह सकते हैं, या हम ये भी बोल सकते हैं कि लिमिटिंग अमाउंट में हम इसको ले रहे हैं, जिससे कि मोनोक्लोरीनेशन के बाद ये खत्म हो जाएगा और इसके खत्म होते ही रिएक्शन हमारी स्टॉप हो जाएगी, यानी केवल एक ही बार हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट हो सके। ठीक है, तो देखो अब रिप्लेसमेंट कहां कहां से हो सकता है। मैंने बताया एक रिप्लेसमेंट हाइड्रोजन से यहां हो सकता है। अगर मैं यहां से रिप्लेसमेंट करूं तो जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा CH3 CH2, और अगर यहां से हाइड्रोजन एक निकाला हमने और उसकी जगह क्लोरीन लगा देंगे तो ये बन जाएगा। एक पॉसिबिलिटी तो ये है हमारे पास। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट यहां से हो। ठीक है, अगर यहां से हम रिप्लेसमेंट करेंगे तो हमें दूसरा प्रोडक्ट यहां से मिलता है CH3, और यहां पर एक क्लोरीन लग जाएगा और फिर इधर CH3। ये दोनों प्रोडक्ट मिलने की पॉसिबिलिटी होती है। अब ये देखते हैं कि इसमें से ज्यादा क्वांटिटी में मिलेगा कौन। तो देखो इसका जो है इसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है, ये लगभग हमें 55% मिलता है और ये मिलता है हमें 45% के आसपास। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा मेजर कंपाउंड बनता है और ये वाला हमें माइनर अमाउंट में मिलता है। अब ये मेजर और माइनर का केस इसलिए प्रोड्यूस हुआ
क्योंकि हमारे पास जो हाइड्रोजन, जो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन थे, वो 2 टाइप के थे, ठीक। एक था प्राइमरी और दूसरा था सेकेंडरी। एक्चुअली इस रिएक्शन में मैंने अभी बताया था कि फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। हमने कहा था ना, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ द फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जहां पर फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन बनता है। तो देखो, यहां से 2 टाइप के फ्री रेडिकल बन सकते हैं। कितने टाइप के? 2 टाइप के फ्री रेडिकल बन सकते हैं। इस रिएक्शन में होमोलिटिक फ्यूजन होता है, और होमोलिटिक फ्यूजन में क्या होगा कि यहां का जो एक कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड है, वहां से एक हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल रिमूव हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर बच जाएंगे, यानी बनेगा क्या? बन जाएगा CH3 CH2 और यहां पर एक फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। एक फ्री रेडिकल ये बनेगा और दूसरा फ्री रेडिकल ये बनेगा जब हाइड्रोजन यहां से निकलेगा, तो ये दूसरा फ्री रेडिकल बनता है CH3 CH और यहाँ पे CH3। ये जो हमने डॉट लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि जैसे यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ ऐसे प्रेजेंट था, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ सिंगल बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन लेके ये हाइड्रोजन चला गया और एक इलेक्ट्रॉन ये वाला जो था ये कार्बन के पास चला जाता है, तो इसी डॉट को दिखाया जाता है, ठीक है। ये हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल और यहाँ पे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाता है इस कार्बन के पास, तो उसको हम इस तरह से यहाँ ऊपर हमने दिखा दिया, एक डॉट से दिखा दिया, ठीक है। ये फ्री रेडिकल होता है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ भी फ्री रेडिकल बना है, कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया और हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाता है। अब देखो इसकी डिग्री कितनी है, जिस कार्बन पर केवल एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वो केवल एक कार्बन से जुड़ा है, तो ये 1 डिग्री फ्री रेडिकल कहलाएगा। दिस इज 1 डिग्री फ्री रेडिकल। और ये वाला जो है ये हमारा बनेगा 2 डिग्री फ्री रेडिकल, ठीक है। तो इस रिएक्शन में दोनों फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो सकता है, फ्री रेडिकल। अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी होती है 3 डिग्री फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री एंड इट इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री फ्री रेडिकल। इसी के कारण ये वाला फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है, और जो क्लोरीन फ्री रेडिकल का अटैक होगा जब इस पे होगा, तो ये वाला मेजर क्वांटिटी में बनेगा और ये वाला माइनर क्वांटिटी में बनेगा। क्यों? क्योंकि ये वाला फ्री रेडिकल हमारा ज्यादा स्टेबल है। आई होप कि ये केस सबको समझ में आ गया होगा कि क्यों यहां से हमें 2 टाइप का प्रोडक्ट मिलता है और उसमें से कौन सा प्रोडक्ट हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा और कौन सा प्रोडक्ट हमारा माइनर प्रोडक्ट होगा। तो अब हम बात करेंगे, अभी हमने बात किया था ब्रोमिनेशन और क्लोरीनेशन के लिए। आयोडीनेशन रिएक्शन में क्या दिक्कत आती है उसको हम लोग देखते हैं। मान लीजिए हम आयोडीनेशन रिएक्शन करवाते हैं, सपोज हमने ले लिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, दैट इज इथेन ले लिया हमने, और इस इथेन का हम करवा रहे हैं आयोडीनेशन यानी रिएक्शन विद आयोडीन। तो अगर मोनो सब्स्टिट्यूशन करवाएं, यानी कि केवल एक हाइड्रोजन अगर हम निकालें, तो बनेगा क्या? एक हाइड्रोजन यहां से मान लीजिए निकाल देते हैं, तो ये बन जाएगा CH3 एंड CH2। एक हाइड्रोजन निकल गया, उसकी जगह यहां पे क्या जुड़ जाएगा? आयोडीन जुड़ जाएगा, और वो हाइड्रोजन जो यहां से निकला है वो दूसरे वाले आयोडीन के एटम के साथ मिलकर HI बना लेगा। ये HI ही सारी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ये HI फिर से इसके साथ रिएक्शन करके रिएक्शन को रिवर्स डायरेक्शन में भी चलाने लगता है। मतलब ये रिएक्शन कैसी होती है? रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, दोनों साइड चलती है। इसलिए जब भी हम आयोडीनेशन करवाते हैं तो हमें किसी ना किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करना पड़ता है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस HI को I2 में कन्वर्ट कर देता है और रिएक्शन हमारी कंटिन्यूअसली फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलती रहती है। तो
किस तरह से HI ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करके I2 में कन्वर्ट कर होता है, वो भी देख लेते हैं। सिर्फ यही एक प्रॉब्लम आती है आयोडीनेशन के साथ। क्या प्रॉब्लम आई भाई? आयोडीनेशन के साथ रिएक्शन कैसी हो जाती है? रिवर्सिबल हो जाती है। मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी चलती है और रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में भी चलती है। तो ये जो आयोडीनेशन वाला प्रोडक्ट हमको मिलता है, ये बहुत अच्छे अमाउंट में, बहुत अच्छी इसकी यील्ड नहीं होती है। ठीक है, तो यील्ड को अच्छा करने के लिए, इसके प्रोडक्शन को अच्छा बनाने के लिए हमें HI को हटाना पड़ता है। उसके लिए हम एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करते हैं। तो HI का रिएक्शन हम करवाएंगे HiO3 के साथ। ये क्या करेगा? आयोडीन को, यहां पे जो HI है इसको आयोडीन में कन्वर्ट कर देगा और H2O का फॉर्मेशन होगा। इसको हमें बैलेंस करना, अभी रिएक्शन बैलेंस नहीं है। देखते हैं, यहां पे देखो 2 आयोडीन दिख रहा है, यहां भी 2 आयोडीन है, आयोडीन बैलेंस दिख रहा है। हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन भी 2, हाइड्रोजन भी बैलेंस दिख रहा है। लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस नहीं, यहां ऑक्सीजन 3 है और यहां ऑक्सीजन 1 है। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए अगर उसको हमें 3 बनाना है तो हमें यहां पर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे ही हमने ऑक्सीजन बैलेंस किया, हाइड्रोजन देखो कितना हो गया, टोटल 3 2 जा 6 हाइड्रोजन हो गया। इस हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे देखो, एक तो यहाँ दिख रहा है और एक यहाँ दिख रहा है, यानी अगर यहाँ पे हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 5 + 1 6 हाइड्रोजन हमें मिल जाएंगे, यानी कि हाइड्रोजन हमारा बैलेंस हो गया। लेकिन जैसे ही यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, आयोडीन हमारा डिसबैलेंस हो जाएगा। आयोडीन हो गया यहाँ पे 5, देखो 5 का मल्टीप्लाई है, 5 + 1 6। तो आयोडीन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आई थिंक अब रिएक्शन पूरी बैलेंस हो चुकी है। ठीक है, तो देखो HI जो यहाँ पे बना था इस रिएक्शन में, इसको मैंने रिमूव कर दिया। कैसे रिमूव किया? मैंने इसी में एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दिया। इसी रिएक्शन में हमें क्या डालना पड़ेगा? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालना पड़ेगा, जो कि HiO3 है। और भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का हम यूज कर सकते हैं। हम मरकरी के ऑक्साइड का भी यूज कर सकते हैं एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ने इसको क्या किया? HI को कन्वर्ट कर दिया I2 में। और जो रिएक्शन हमारी रिवर्सिबल हो रही थी, क्योंकि HI जैसे ही बनता है वो इसके साथ रिएक्शन करके I2 में कन्वर्ट हो जाता है, तो रिएक्शन हमारी रिवर्स डायरेक्शन में नहीं जाने पाती है, एक सिंगल डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमारी रिएक्शन चलती रहती है। तो मेरे ख्याल से फ्लोरीनेशन के लिए मैंने बता दिया कि डायरेक्ट फ्लोरीनेशन हम लोग यूज नहीं करते हैं, क्योंकि एक्सप्लोसिव नेचर की रिएक्शन होती है। ठीक, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन हमने डिस्कस कर लिया, आयोडीनेशन भी हमने डिस्कस कर लिया। अब कुछ स्पेशल रिएक्शंस हैं जिसको हम बोलते हैं हैलोजन एक्सचेंज मेथड। तो उन रिएक्शंस को हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।